आयुर्वेद एवं स्वदेशी के महातीर्थ पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में आज योग, आयुर्वेद एवं परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के प्रथम केंद्रीय मंत्री आयुष्मैन श्रीपद नायक जी को पूज्य स्वामी जी महाराज ने आयुष्मान होने का आशीर्वाद दिया तथा योग एवं आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। आज ये एक वातावरण देश में बना है कि जो भारत का धर्म, भारत की संस्कृति, भारत का अध्यात्म, भारत का योग, भारत का आयुर्वेद, भारत की परंपराएं, भारत की ऋषि ज्ञान परंपरा, जिसको शासन से निरंतर उपेक्षा मिल रही थी, उसको नैपथ्य में धकेल दिया था। आदरणीय मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने तब से ऐसा लगता है पूरा भारत और भारतीय संस्कृति ही गौरवान्वित हो रही है। और यदि हम चिकित्सा के संदर्भ में बात करें तो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को पिछली सरकारों ने एलोपैथी मंत्रालय बना दिया था। आदरणीय मोदी जी ने आकर के योग और आयुर्वेद को और भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को सम्मान देते हुए आजाद हिंदुस्तान में पहली बार आयुष को स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा देकर के उसको सम्मान दिया है, गौरव दिया है। और आज हमने कहा वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने से पहले, यद्यपि उनकी राजनीति की एक लंबी निष्कलंक प्रामाणिक यात्रा रही है और ऐसे ही प्रामाणिक लोगों की राजनीति में आवश्यकता है और वह भी हमारे अभियान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है कि राजनीति में शुचिता आए, शुभ का आधान हो, वो न्यायपूर्ण हो राजनीतिक व्यवस्था और राजनीति नीति के आधार पर चले और देश के लोगों को राजनेताओं पर गौरव हो। जैसे प्राचीन युग में उद्घोष होता था रघुपति राघव राजा राम। राजा राम को लोगों ने भगवान के रूप में मान्यता दी, उनको अपनी आस्था का, विश्वास का सबसे ऊंचा केंद्र माना। आज वो जो गरिमा घटी उसको बढ़ाने के लिए राजनीतिक शुचिता की परम आवश्यकता है। मैं कह रहा था कि जिनको आयुष का ये प्रथम केंद्रीय मंत्री होने का जो सौभाग्य मिला वह हमारे आदरणीय श्रीपाद नायक जी एक राजनेता होने से पहले अपने भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता है। और उनसे हमारा एक बहुत आत्मीय संबंध है जब से हम गोवा गए तब से। और अपने सभी कार्यकर्ता भाई कमलेश जी से लेकर के भाई हमारे सूरज जी से लेकर के सारे कार्यकर्ता, एक एक गांव के कार्यकर्ता उनको ये मानते हैं, उनके भीतर अपना ही रूप देखते हैं और उनके भीतर अपने सपनों को पूरा होने का संकल्प देखते हैं। तो हमारे आज आयुर्वेद के बच्चे भी, आयुर्वेद के जो विद्यार्थी हैं उनको मैंने आगे बैठने के लिए इसलिए थोड़ा उनको गौरव देने के लिए बोला था, तो बच्चे भी जो आ रहे हैं वो भी यहां आगे आकर के बैठ जाएंगे। उनको भी अब बहुत गौरव हो रहा है। पहले कोई योग में एमए करे, पीएचडी करे तो सोचता था पता नहीं मेरे भविष्य का क्या होगा। अब योग और आयुर्वेद में जो शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं उनको लगता है अब हमारे कैरियर की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, श्रीपाद नायक जी हमारे जो है नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये मैं इसलिए इस बात को कह रहा था कि आज आदरणीय श्रीपाद नायक जी हमारे बीच में हैं और जब अपनों के बीच में अपने होते हैं तो उनके लिए हृदय से प्रेम और आशीष तो सहज ही निकलते ही हैं।
और क्योंकि आयुष का नया मंत्रालय बनाया है आदरणीय मोदी जी ने, तो हम इस नए मंत्रालय के एक नए दायित्व के रूप में जिनको चुना गया है, हमारे आदरणीय श्रीपाद नायक जी, तो आयुष मंत्रालय के हमारे आयुष्मैन को सबकी ओर से आयुष्मान हमारे बोलते हैं ना आयुष्मान भव, तो आयुष्मैन के लिए हम सबकी ओर से आशीष और प्रार्थना है कि वो आयुष्मान हैं और उनके नेतृत्व में योग और आयुर्वेद का भी भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। हम सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। देखो, अब इस देश में एक बहुत बड़ा सत्य यह घटित होने वाला है कि योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, भारतीय ज्ञान परंपरा जो सदियों से तिरस्कृत होती रही, अब उससे सारा देश तो उपकृत होगा और वो सारे देश में स्वीकृत होगी। जो योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और भारतीय ज्ञान परंपरा तिरस्कृत होती रही, वो देश ही नहीं पूरी दुनिया में स्वीकृत होगी और पूरी दुनिया उससे उपकृत होगी। पहले तो एक फकीर ही योग का डंका बजा रहा था, अब तो फकीर और वजीर दोनों मिलकर के योग को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरा देश जुड़ गया, पूरी दुनिया जुड़ गई और बहुत जल्दी ही यह जो गौरव है पूरे विश्व में योग को और फिर आयुर्वेद को, फिर संपूर्ण भारतीय ज्ञान परंपरा को, अध्यात्म को मिलने वाला है। मैंने कहा था सारी दुनिया को क्या चाहिए? स्वास्थ्य। सारी दुनिया को क्या चाहिए बोलो? सारी दुनिया को स्वास्थ्य चाहिए, सारी दुनिया को समृद्धि चाहिए और सारी दुनिया को शांति चाहिए, सद्भावना चाहिए। सारी चीजें सारी दुनिया को चाहिए कि नहीं? क्या चाहिए? स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, सद्भावना। वर्ल्ड हेल्थ, विश्व में हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पीस, सद्भावना, भाईचारा, यूनिटी, ये किससे आएगी? कोई इसकी दवाई नहीं है, इसके लिए कोई हथियारों से, परमाणु बमों से आने वाली नहीं है। ये योग से, आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्सा से, भारतीय ज्ञान परंपरा से, अध्यात्म से पूरी दुनिया में स्वास्थ्य की क्रांति होगी, समृद्धि की क्रांति होगी, विकास की, ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, शांति स्थापित होगी। यूएनओ से नहीं, योग से शांति स्थापित होगी पूरी दुनिया में। वो ठीक है, मंच बना रखे हैं वैश्विक स्तर पर, उनका हम आदर करते हैं, लेकिन माध्यम क्या होगा, मीडियम क्या होगा? योग, अध्यात्म, भारतीय संस्कृति, ऋषियों की गौरवशाली परंपरा। स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति और सद्भावना वेद के पथ पर चल करके, ऋषियों के पथ पर चल करके, योग के पथ पर चल करके, अध्यात्म के पथ पर चल करके, भारत के नेतृत्व में ही यह काम होना था, हो रहा है और होगा, और भारत को पुनः पूरे विश्व में गौरव मिलेगा। यही तो भारत का जगत गुरु होना, विश्व गुरु होना। युद्धों से नहीं, योग से। युद्धों से कोई वर्ल्ड सुपर पावर नहीं बन सकता, और कोई बनता भी है तो टिक नहीं सकता।
लेकिन भारत तो स्वाभाविक रूप से विश्व गुरु था, है और होगा, और भारत के पीछे पूरी दुनिया चलेगी। और उसकी नींव डालने का काम, आधारशिला का काम पूरा हो चुका है। अब आगे तो ये आयाम बढ़ेगा, और इसी महीने से हम कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, इसी महीने से आयुष मंत्रालय से पूरे देश का आयुष्य सुधरेगा, आरोग्य सुधरेगा, और निरंतर यह मंत्रालय आरोहण पाएगा, और जो पूरे देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की एक इच्छा थी कि योग, आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धतियां ये वैकल्पिक पद्धतियां नहीं है, अपितु राष्ट्रीय पद्धति के रूप में इनको गौरव मिले, वो काम अपने को करके दिखाना है। अभी इनको वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां, हां भाई ठीक है तुम भी आ जाओ, ये एक नीति बन गई थी, एक नियत बन गई थी। आज नीति, नियत और नेतृत्व सही है तो योग, आयुर्वेद अब राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में राष्ट्र में प्रतिष्ठापित होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। आदरणीय नायक जी के नेतृत्व में बहुत कुछ हो, ये शुभ और मंगल होने वाला है। मैं श्रद्धेय आचार्य श्री को, जिन्होंने योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया, आयुर्वेद के क्षेत्र में, और महर्षि चरकशुश्रुत धन्वंतरी की उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए यदि ऋषियों ने करीब 1000 जड़ी बूटियों पर काम किया, तो श्रद्धेय आचार्य श्री बागसिंह जी ने 40,000 से ज्यादा जड़ी बूटियों पर काम किया। विश्व भेषज संहिता का निर्माण अब पूर्णता की ओर है। विश्व भेषज संहिता ये कोई छोटा कार्य नहीं है। जो भी काम हो रहा है वैश्विक स्तर का हो रहा है। वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, विश्व भेषज उद्यान, और इसके साथ साथ इतने बड़े बड़े कार्य हैं। बहुतों को तो इन कार्यों के बारे में पूरा प्रबोधन ही नहीं। ये वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, फिर इसी तरह से वर्ल्ड योग इंसाइक्लोपीडिया, फिर ये विश्व भेषज संहिता के पहले प्राचीन काल में संहिताएं तो थी ही। वर्तमान युग में यदि उसी परंपरा से एक आधुनिक युग में ऋषि ज्ञान परंपरा को आधार बना करके एक नई संहिता का यदि निर्माण किया है तो श्रद्धेय आचार्य श्री जी। और विश्व भेषज संहिता के साथ भोजन संहिता, और फिर उसके साथ साथ वनस्पति निरुक्तम, जिसमें 50,000 जो है उन शब्दों में पूरे लाखों वनस्पतियों का समावेश करना, बहुत तरह के कार्य श्रद्धेय आचार्य श्री के नेतृत्व में चल रहे हैं। और वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के साथ साथ वर्ल्ड हर्बल गार्डन, मानी पूरी दुनिया आकर के भारत की इस शक्ति से परिचित हो और लाभान्वित हो, उसके लिए श्रद्धेय आचार्य श्री बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं। और वो कर्म के पुरुषार्थ के मूर्त रूप है। तो एक बार सबके ओर से श्रद्धेय आचार्य श्री के इस अखंड तप के लिए, पुरुषार्थ के लिए, उनकी आयुर्वेद निष्ठा के लिए, उनकी सेवा निष्ठा के लिए हम सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता की वंदे। प्रातः काल के इस पवित्र बेला में परम श्रद्धेय वंदनीय हम सब के प्रेरणा के स्रोत श्रद्धेय स्वामी जी के सानिध्य में आज हमारा सौभाग्य है कि इस देश के स्वतंत्र भारत के पहले आयुष मंत्री हमारे मध्य माननीय श्री श्रीपाद जी यहां पर हैं। यह हमारा सौभाग्य है। हमको लगता था कि सरकारी तंत्र में, सरकारी सिस्टम में काश इस आयुर्वेद और योग के लिए कोई जगह होती, कुछ काम होता तो कितना अच्छा होता। जो करोड़ों लोगों की संवेदनाएं थी, भावनाएं थी,
सबके हृदय में, सबके मन मस्तिष्क में ये भाव उठता रहता था। परमात्मा की कृपा हुई, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जैसे यशस्वी राष्ट्र नायक आज राष्ट्र के प्रधान सेवक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में जहां देश को मिला, वहीं बहुत जमीन से, गांव से उठ करके सरपंच की यात्रा शुरू करते हुए, जहां तक मुझको पता है, माननीय श्रीपाद नायक जी बहुत नीचे स्तर से उठ करके उन्होंने गांव को देखा, खेत खलिहान को देखा, देहात को देखा, गरीब मजदूर अभावग्रस्त लोगों के बीच में रह करके उन सारी परिस्थितियों को समझा, जाना। उसके बाद में आज देश के प्रथम होने में गर्व होता है, और प्रथम हो भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़े हुए संपूर्ण जो देश की जो 80 से 85% आबादी जिस चिकित्सा व्यवस्था पर निर्भर हो, उस चिकित्सा व्यवस्था के, शिक्षा व्यवस्था के प्रथम केंद्रीय मंत्री के रूप में आपने शपथ ग्रहण किया। यह देश के लिए, और मैं समझता हूं आयुर्वेद और योग के लिए, यह निश्चित रूप से गर्व करने की बात है। और हमें प्रसन्नता है, ऐसा व्यक्तित्व श्रद्धेय स्वामी जी की संवेदनाओं से, भावनाओं से प्रभावित ही नहीं, वो पूरे तहे दिल से, हृदय से, प्राणपन से, अभी से नहीं वर्षों से जुड़े हुए हैं। यह पतंजलि योगपीठ परिवार के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। हम यही चाहते हैं, भारत की जो परंपरा है, उस परंपरा के अंदर जो विज्ञान है, हम सबको यह पता है। हम कहते हैं कि भारत कभी विश्व का सिरमौर था, विश्व गुरु था। तो भारत विश्व गुरु था, तो हमारी प्राचीन योग और आयुर्वेद के धरोहर के बलबूते पर विश्व गुरु था। पुनः यदि विश्व के गुरु पद पर देश को प्रतिष्ठापित करना हो, तो केवल और केवल मात्र योग और आयुर्वेद की प्रतिष्ठा से ही यह संभव है। आज जितने भी लोग, विदेशी लोग देश में आते हैं, माननीय मंत्री जी, मैं एक बात सोचता हूं कई बार, यदि हम ये आकलन करें कि कितने लोग किस भाव से आते हैं, तो आप देखेंगे पूरी दुनिया का आकर्षण भारत के लिए योग और आयुर्वेद को लेकर के बहुत ज्यादा है। यदि हम उसको ही स्थापित कर पाए तो पूरा पर्यटन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, और उससे जो है देश की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया के अंदर प्रतिष्ठापित हो जाएगी। यह बहुत बड़ा मंत्रालय, बहुत बड़ा विभाग, बहुत बड़ी कार्य करने की अपॉर्चुनिटी आपको भगवान ने दिया है, और हमारा सौभाग्य है कि मेरे लिए एक आप बड़े भाई की तरह से आप वहां पर हैं। तो हम तो आपके साथ पूरी जी जान से आपका सहयोग करेंगे, पूरी ताकत से हम आपको साथ देंगे। आने वाले दिनों में एक उदाहरण न केवल देश के सामने, अपितु हम पूरे विश्व के सामने रखने में सक्षम होंगे, ऐसा हमको विश्वास है। छोटे छोटे जो काम हैं, जो नहीं हुआ, अब वह समय नहीं है कि हम यह शिकायत करें कि क्यों नहीं हुआ। नहीं हुआ, पीड़ा होती है। भारत परतंत्र रहा, जो शासक आते रहे, उन्होंने अपनी पद्धतियों को आगे रखने का प्रयास किया। हमेशा मुगल आए, उन्होंने अपनी पद्धति को आगे करने का प्रयास किया। उसके बाद अंग्रेज आए, दुर्भाग्य से भारतीय पद्धतियों के प्रति, इसकी वैज्ञानिकता के प्रति जो काम होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया। इस दुर्भाग्य में और कड़ी जुड़ती गई। भारत स्वतंत्र हुआ, बहुत वीरों ने, महापुरुषों ने, शहीदों ने एक स्वप्न देखा कि अब तो
भारतीय स्वदेशी वेशभूषा, स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी चिकित्सा, देश का पानी, हवा और देश की दवा, ऐसा दिन लौट करके आएगा। पर न यहां देश की हवा शुद्ध बची, न देश का पानी शुद्ध रह गया, और देश की दवा से तो हम सब वंचित रह गए। आयुर्वेद की चिकित्सा विधि यदि देश में प्रतिष्ठापित होती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले हमारा किसान आबाद होता है। जो मजदूर है, खेत खलिहान में काम करने वाला है, जो आदिवासी है, वनवासी है, जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, सबसे पहले रोजगार उसको मिलता है, क्योंकि जड़ी बूटियां फैक्ट्री में नहीं उगा करती हैं, वो जंगल और खेत में उगा करती हैं। तो एलोपैथिक दवाइयों का रिसर्च होता है, तो वह सारा सिस्टम एक एमएनसीज के हाथ में एक जगह पर कंट्रोल होता है, और उसका लाभ चंद लोगों को मिलता है। उससे हम कितने लोगों को स्वस्थ कर पाते हैं, यदि इसको समझना हो तो आज ऑन रिकॉर्ड, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अमेरिका में चौथा या पांचवां व्यक्ति की मृत्यु एलोपैथिक दवाओं से होती है। इससे दुर्दशा वाली कोई रिपोर्ट दुनिया में नहीं हो सकती है। इसलिए इस आशा में जीने वाले लोग कि मात्र एलोपैथिक से हम स्वस्थ हो सकते हैं, उनको अमेरिका की ओर देखना चाहिए। यदि होना होता तो आज अमेरिका में एलोपैथिक के दुष्प्रभाव का इतना भयानक दृश्य दुनिया में नहीं दिखाई देता। अब यूएस एफडीए भी, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, हर्बल मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल एक्टिव कंपोनेंट के ऊपर काम कर रहा है। जो सिंथेटिक थे, जो केमिकल्स थे, उससे वो बाहर निकलना चाहता है, और बड़े स्तर पर वहां काम हो रहा है, बहुत बड़े स्तर पर काम हो रहा है। पर जहां से उसकी उत्पत्ति हुई, जो जड़ी बूटियों की, जो आयुर्वेद की, जो परंपरा, जो हमारी सहज चिकित्सा की जो भूमि और धरती है, उस धरती पर उसके लिए कोई ठोस कार्य नहीं होना, हम सबको पीड़ा तो होती थी, पर अब वह दिन आ गया है। योग और आयुर्वेद दोनों ऐसी पद्धतियां हैं, दुनिया के अंदर सारी पद्धतियां तब काम करती हैं जब आदमी बीमार हो जाता है, पर आयुर्वेद कहता है स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम, कि हमारा पहला काम है जो रोगी नहीं है वो रोगी ना हो, इसके लिए प्रयास करना। तो यदि ऐसा काम हो जाए तो फिर हॉस्पिटल की जरूरत क्या पड़ेगी, क्योंकि हमको इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल की जरूरत है, बीमार होने के बाद तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। परंतु हॉस्पिटल से पूरा देश निरोग होगा, इसकी कल्पना व्यर्थ है, क्योंकि हॉस्पिटल का रॉ मटेरियल पेशेंट है। तो हम रॉ मटेरियल क्यों बने? तो बनने से कौन बचाएगा? हमारा योग बचाएगा, हमारा आयुर्वेद बचाएगा, सदैव स्वामी जी बचाएंगे, अब हमारे माननीय श्रीपाद जी बचाएंगे। हमको जागरूक होना है, चेतन होना है। अभी दिल्ली में आयुर्वेद का बड़ा महासम्मेलन था, एक सत्र में हम भी पहुंचे। बात चल रही थी दुनिया में आयुर्वेद को कैसे पहुंचाया जाए। बिल्कुल आपकी चिंता भी, हमारी चिंता भी है। उसमें बड़ी बड़ी बात हो रही थी कि ड्रग के रूप में आयुर्वेद को मान्यता नहीं है, आयुर्वेद के डॉक्टर्स को बाहर डॉक्टर की मान्यता नहीं है। सत्य बात है, ये सबके ऊपर भी काम करना है। पर मेरे को बात याद आई, माननीय मोदी जी कहते हैं ना, हम तो गांव से निकले हुए लोग हैं, हम तो छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी चीजें देखते हैं। झाड़ू लगाने से लेकर के सफाई करने वाली, शौचालय वाली बात हमको समझ में आती है। तो हमको भी एक बात समझ में आई,
बड़ी बड़ी बात हम सुन रहे थे, हमको बड़ी छोटी बात समझ में आई। आप सब जानते हैं कि कभी इस देश के 5 स्टार होटल में भोजन के मेनू में लौकी का जूस और लौकी की सब्जी हो सकती है? कभी किसी ने कल्पना की थी? कल्पना से परे की बात है। पर एक योगी ने प्रयास किया, प्रयास करने से आज 5 स्टार होटलों में भी लौकी बिकने लगी, लौकी की सब्जी खाई जाती है। इतना ही नहीं, विदेशों में भी लौकी एक्सपोर्ट होती है और विदेशों में भी लौकी उगाई जाती है, क्योंकि बाबा जी ने पूरे देश में ऐसी आवाज गूंजा दी, यह है आयुर्वेद की शक्ति। वो ताकत आयुर्वेद की है, वो ताकत हमारी नहीं है, वो स्वामी जी की नहीं है। उस ताकत को सब शब्द देने का काम श्रद्धेय स्वामी जी ने किया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? सब आयुर्वेद के हमारे प्राध्यापक गण यहां पर हैं, बाकी आप सब देश के प्रबुद्ध लोग हैं। हमको वह दिन बहुत याद आता है। हम लोग बैठे, श्रद्धेय स्वामी जी साथ में थे। स्वामी जी ने हमको कहा कि क्योंकि हम लोग आंवला खरीदते थे च्यवनप्राश बनाने के लिए, च्यवनप्राश बनाने के लिए आंवला खरीदते थे, तो ये कोई 6-7 साल पहले की बात है। आंवला बहुत कम मिला उस टाइम। हमने पता किया कि आंवला क्यों कम मिल रहा है, तो यह सूचना मिली कि लोग जो है आंवला का मार्केट नहीं है, इसीलिए लोग आंवले के पेड़ काटना शुरू कर दिया। लोगों ने बड़े बड़े बागों को कटाना शुरू कर दिया है। तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं, तो अभी तो आंवले का सीजन है, पता करो। फिर पता किया तो आंवला तो बहुत था, पर वहां से खरीदने वाले लोग नहीं थे। तो वो इसलिए मायूस थे किसान कि बोले जी 2-2.5 रुपए किलो आंवला हम बेच भी दे तो उतना तो हमको ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी नहीं आता है, भाव नहीं था, इसलिए लोग दे नहीं रहे थे। तो श्रद्धेय स्वामी जी ने हमको कहा कि भाई ये बताओ, यदि ये पेड़ सारे कट गए तो आंवला तो पेड़ फल देने लायक 6-7 साल में जाकर के होता है, बाद में आंवले कहां से मिलेंगे? हमने कहा बात तो सही है। स्वामी जी ने कहा ऐसा करो, सारे आंवला खरीद लो। आपको पता है स्वामी जी का आदेश तो दृढ़ संकल्पी है, दिमाग में आ गया तो कर लेते हैं, छोड़ते नहीं है। आदेश हो गया हमको भी आंवला खरीदा जाए। हमने कहा जो आ गया महाराज, हम तो अनुगामी हैं, मैं तो हमेशा ये मान करके काम करता हूं, ये एक जीवन सही स्वामी जी के नाम के लिए, बाकी दूसरी जिंदगी में फिर दूसरों के लिए जी लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, तो कह तो दिया। फिर मैंने कहा महाराज जी इसको करेंगे क्या? हमने कहा भीष्म पितामह से पूछ लेना जाकर के कि भाई आप ही बता दो कि आप मरोगे कैसे। तो हमने कहा आप ही बता दो कि हम करेंगे क्या इसका। स्वामी जी ने थोड़ी देर सोचा। स्वामी जी ने कहा ऐसा करो, उसका जूस निकाल के बेचते हैं। आंवले का जूस कभी सुना? आयुर्वेद वाले सारे पुराने बैठे हुए हो, कभी आयुर्वेद की जूस की आप कल्पना करो। आज तो बाजारों में मिल जाता, कभी कल्पना करी कि आपने बोतल में आंवले का जूस मिलेगा? कभी आयुर्वेद में कभी आपने कल्पना किया आंवले का जूस? कहीं है नहीं। थोड़ा बहुत घर में पीते तो लोग चटनी खाते, मुरब्बा खाते, उसकी जो है सब्जी खाते, पर ये जूस वाला कॉन्सेप्ट जो है, तो आंवले का रस का गुण आयुर्वेद में है, लिखा हुआ है, काफी वर्णन है, पर वो बल्क में कहीं शीशी बंद होकर के आएगा जूस, ऐसा तो नहीं सोचा गया कि घर में ठीक है थोड़ा जूस निकाल के पी लो, थोड़ा आंख में डाल ले, इतना तो हो सकता था। हमने कहा अच्छा अब समस्या यह हो गई कि जूस निकालो। पहली समस्या तो यह थी कि जूस को पिएगा कौन। अच्छा दूसरी समस्या कि निकाले कहां से उसको, ऐसी मशीन तो लगी नहीं थी। फिर हमने क्या किया, ढूंढना शुरू किया, तो पता चला कि पंजाब गवर्नमेंट ने होशियारपुर के पास में एक प्लांट लगाया हुआ था, पर वहां पर लगाया तो था किन्नू और टमाटर के जूस के लिए, पर वो खाली मशीन थी, यूज नहीं हो रहा था ज्यादा। हमने कहा कि जूस निकालना, उन्होंने कहा ठीक है। तो हमारे कुछ जान में जान आई, हमने ट्रकों में भर भर करके आंवला पहुंचाया पंजाब, वहां से निकला जूस और कर दिए बोतल में बंद। हमने कहा बाबा बेचो। तो स्वामी जी ने जो है, आपको पता है, सिंपल सी बात है, यह आंवले का जूस है, ये क्या काम करता है, पियोगे तो विटामिन सी भी है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे तत्व हैं, आंखें ठीक रहेंगी, पेट ठीक रहेगा, शरीर ठीक रहेगा, स्किन में ग्लो आएगी, सबको पता है।
आयुष्य बढ़ेगा और पेट आयु साफ भी होगा। बढ़ेगा। हाँ, तो स्वामी जी शुरू हो गए। हमको पता नहीं था कि स्वामी जी के कहने से लोग एक कड़वा आंवला भी सब चट कर जाएंगे। सब पी गए देश के लोग। मंत्री जी, मैं आपको बताता हूं, 6000 लगभग टन आंवला, इतने का जूस हमने निकाला पहले वर्ष में। क्योंकि आंवला सीजनल फल है, आप जानते हैं, अब सीजन चल रहा है। तो हम लोगों ने नवंबर में या दिसंबर में शुरू किया था जूस बनाना। जनवरी लास्ट तक हम बनाते रहे वह जूस। अगस्त तक जाते जाते ही खत्म हो गया। हमको इतना भारी पड़ गया कि पहले तो था कि जूस बिकेगा कैसे, बाद में लोगों ने हमारे बाल नोचने शुरू कर दिए कि आंवले का जूस नहीं, आंवले का जूस देते क्यों नहीं। हमने कहा फल तो पेड़ सीजन पे देगा, हम कहां से जूस लाएं। इतनी स्थिति खराब हो गई कि फिर साउथ में जो है आंवला पहले ही हो जाता है, वहां पर यहां से पहले ही फल पकता है, जैसे आम जल्दी आ जाता है। हाँ, साउथ से फिर हमने आंवला उठाया, तमिलनाडु से, उधर से जहां भी है वहां से आंवला उठा करके जूस बनाए। यानी कि आंवले ने ऐसी क्रांति कर दी कि वो अभियान तो शुरू हुआ था नॉर्थ से, वो साउथ तक के आंवले को जो है उस अभियान ने घर में पहुंचा दिया। तो फिर आप सोचेंगे तो बाबा जी ने आंवला बेचा तो बाबा जी बड़े मालामाल हुए होंगे। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। ये स्वामी जी की एक पीड़ा थी, उस पीड़ा को स्वामी जी ने एक शब्द दिया, उसका प्रभाव पूरे देश में हुआ। आज मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, जितना पतंजलि योगपीठ आंवले का रस बेचता है उससे ज्यादा पूरे देश के लोग बेच रहे हैं। तो बाबा जी ने तो ब्रांडिंग की आयुर्वेद की, श्रद्धेय स्वामी जी ने यदि कहा तो प्रेरणा दी। और आज आंवले का रेट 7 साल पहले मुझको याद है कि जब हम शुरू में च्यवनप्राश बनाते थे 94-95 में, तब भी आंवले का रेट 3-3.5 रुपए किलो हमको मिला करता था, मुझको याद है। और 2002-3 तक भी, 4 तक भी आंवले का रेट उतना ही था, 3-3.5 रुपया। और आज 2003 से 14 तक यदि आप जाएंगे, अब 14-15 रुपया हो गया है। इससे अंदाजा लगाइए कि किसानों को, गरीब बेरोजगारों को, जो भी हमारे भाई हैं जो बहुत कम संसाधनों में हमारे भरण पोषण के लिए खाद्यान्न पैदा करते हैं, फल सब्जियां पैदा करते हैं, उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया होगा। तो प्रयास की आवश्यकता है। जब एक व्यक्ति के छोटे से प्रयास से, अब लौकी की बात है, लौकी का क्या रेट था मुझको हरिद्वार का पता है। यहां पर मंडी में जाइए, क्योंकि शुरू में हम स्वयं जाते थे सब्जी लेने के लिए, मंडी में थोड़ी सस्ती मिल जाती है और हम वहां जाकर के नेगोशिएशन करते। फिर बहुत अच्छी लौकी थोड़ी महंगी होती, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे, हम सोचते थे कि बहुत अच्छी, शक्ल से अच्छी हो ना हो, कच्ची हो, ठीक ठाक सी हो खरीदेंगे, तो थोड़ी सी हल्की वाली खरीदने के चक्कर में घूमते थे। पर कभी कभी ऐसी सस्ती लौकी मिलती थी, वो कहते थे बाबा ये बोरे का बोरा ले जाओ। तो हम सोचते थे किलो का रेट बताएगा, उतना पूरे कट्टे का रेट होता था। यदि किलो में जोड़े तो 25 पैसा किलो भी नहीं पड़ता था। पर आज वह लौकी नहीं, तो बच्चों में ऐसी मानसिकता आ गई थी, लौकी कहते ही उसकी शक्ल देखो तो लौकी बड़ी भयानक आकृति होती थी, पर आज लौकी शक्ल बदल गई। ये कहां से बदली भाई? सिर्फ एक आदमी के प्रयास से बदली। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो अब सरकार जब लग जाए तो ये लौकी, कद्दू, करेले, भिंडी, टिंडे सबकी ब्रांडिंग हो जाएगी। श्रीपाद जी, बाबा जी ने तो उदाहरण दिया, एग्जाम्पल, सैंपल दिया, तो बना बनाया मार्ग आपके लिए तैयार है और बने बनाए ब्रांड एम्बेसडर आपके साथ हैं। इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको? एलोवेरा इस देश में 2000 के आसपास में, सन 2000 के आसपास की यदि मैं बात करूं, मुझे याद है लगभग 1200 रुपए से 1400-1500 रुपए लीटर उस एलोवेरा का जूस बिकता था हिंदुस्तान में। और वो एमएनसीज, विदेशी कंपनियां आकर के यहां बेचती थी। तो उस समय पर श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि नहीं, एलोवेरा जूस भी देना चाहिए। मैंने कहा महाराज जी, आंवला तो हमने कर लिया, ये एलोवेरा के फिर ये एक और आफत।
हमने कहा ठीक है महाराज जी। एलोवेरा जूस की हम लोगों ने सारा बढ़िया ढंग से उसका जेल वगैरह निकाल करके सब बढ़िया ढंग से पैकिंग वगैरह कर करके जब देखा तो हमको लगा कि 150 रुपए का लगभग 1 लीटर में हम दे सकते हैं। एमएनसीज का रेट था, विदेशी कंपनियों का रेट था 1300 रुपया, हमारे एलोवेरा का रेट था 150 रुपया। हमने उस 1300 के मार्केट में 150 रुपया का जूस को उतारा और उसका परिणाम आज वो 1300 रुपये वाले जूस वाले आज 400 में बेचते हैं। उनके नाक में नकल डालने का काम भी हमने किया, नहीं तो वो कितना देश को लूट करके ले जाते आप कल्पना करिए। स्वदेशी की बात श्रद्धेय स्वामी जी ऐसे ही नहीं कहते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी कहा, हम स्वदेशी के लिए उनको आदर्श पुरुष के रूप में देखते हैं। स्वयं चरखा चलाया, उस समय की आवश्यकता के अनुसार उन्होंने उनको प्रमोट करने का प्रयास किया, पर दुर्भाग्य से आज जितना कॉटन रुई का सप्लाई विदेश में होता है उसका 10% भी खादी नहीं बनता है। यानी कि कच्चा माल ज्यादा बिकता है विदेश में जाकर के, बना हुआ माल के लिए है ही नहीं। वहां पहुंच गई खादी, हम उसके लिए भी काम करेंगे, परंतु उस स्वदेशी को इतने व्यापक पैमाने पर न केवल बात की अपितु उसको करके दिखाया। और आज जहां भी जाएं हमको बड़ी खुशी होती है। जहां भी जाएं लोग कहते हैं जी वो आपका वो टूथपेस्ट है ना वो वाला, वो तो मैं जरूर करता हूं। कोई कहेगा वो मैं एलोवेरा तो सवेरे जरूर पीता हूं। कोई कहेगा वो आपके साबुन बड़े अच्छे हैं। सोचिए हमको कितनी खुशी मिलती होगी। उन प्रोडक्ट के द्वारा हमने स्वदेशी को स्थापित किया है। उस स्वदेशी के द्वारा राष्ट्रवाद और आध्यात्मवाद की जो अवधारणा है उसको विकसित की है। उस राष्ट्रवाद और आध्यात्मवाद से हमने पूरे विश्व के अंदर भारत की इस विधा का डंका बजाने का काम श्रद्धेय स्वामी जी ने किया है। बहुत सारी कंपनियां सामान बनाती हैं। ये बहुत रहस्य की बात मैं आपको बताता हूं। पूरा देश हमारा इतना बड़ा है, सबको तो हम पदार्थों के द्वारा सेवा नहीं कर सकते हैं, हम सबको सभी चीजें नहीं दे सकते हैं, पर हम एक काम कर सकते हैं, हम उसको बखूबी निभा रहे हैं। वो हम ये कर सकते हैं कि गुणवत्ता युक्त सामान जब हम सस्ते मूल्य में बनाएंगे तो दूसरे को मजबूरी से सस्ते रेट रखने के लिए उनको बाधित होना पड़ेगा, बाध्य होना पड़ेगा। ये काम हम निभा रहे हैं कि हम 1 रुपया का सामान यदि आप तक देते हैं तो लोगों के जो 1000 रुपया का सामान जो लोग ठगने वाले थे उनको हम रोक रहे हैं। ये दायित्व श्रद्धेय स्वामी जी बखूबी निभा रहे हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। तो बहुत बड़ा काम होना है, बहुत आगे बढ़ना है। आयुर्वेद के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। जितने हमारे चिकित्सक हैं आयुर्वेद के, आयुष के, यदि WHO के हिसाब से बात करूं तो 1/3 लगभग संख्या है। अभी तो 2 गुने चिकित्सकों की और जरूरत है। इतने तो डॉक्टर बनाना है अभी अपने आप को। आशा वर्कर्स की तरह से गांव-गांव में हमारे एक योग शिक्षक हो, वो लोगों को योग सिखाए, इतने हमारे को योग शिक्षकों की जरूरत है। तो यह बहुत आप ऐसे विभाग में हैं क्योंकि उनकी जड़ को, उसको रग को हम उसमें जीते हैं, इसलिए हमको पता है कि आपके नेतृत्व में बहुत बड़ा काम इस देश में होगा। हम ऐसी आशा करें। यह पतंजलि योगपीठ एक अच्छा सा मॉडल इस रूप में भी है कि जो कर्म की ध्वनि होती है वो कितनी गहरी होती है, उसका असर कितना व्यापक होता है, उसका प्रभाव कहां तक पहुंचता है, उसको समझने का, देखने का यह एक बहुत अच्छा यह एक उदाहरण है, एक मॉडल है। तो ये पतंजलि योगपीठ को देखते हुए जो आप जुड़े हुए भाई बहन हैं वो तो पूरी निष्ठा से इस काम को करेंगे। और हमको विश्वास है कि आने वाले समय में पूरा देश का बच्चा इस अभियान को अपना अभियान समझते हुए पूरी दुनिया में गुंजायमान करने के लिए काम करेगा। माननीय मंत्री जी, हमको अपनी एक तरह से मैं यूं कहूं कि हमारी संवेदनाओं को, हमारी भावनाओं को, देश के लोगों की संवेदना को, उनकी भावनाओं को जो करोड़ों लोग महसूस करते थे,
उस सोच को साकार करने का सौभाग्य भगवान ने आपको प्रदान किया है। आपके माध्यम से परमात्मा करोड़ों करोड़ों देशवासियों की भावनाओं को पूर्ण होता हुआ देखना चाहते हैं। आप निमित्त हैं और हमें विश्वास है कि आपका जो नेतृत्व है, आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो सूझबूझ है, आपका जो सामर्थ्य है, जो करोड़ों लोगों की जो संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, उनको उनकी कल्पना से भी आगे बढ़कर के आप पूर्ण करने का कार्य करेंगे। और आपको मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं और आमंत्रित करता हूं हमारे माननीय आयुष विभाग के, मैं यूं कहूं कि सच माने में ये भारतीय परंपरा के, विधा के, स्वस्थ विभाग के हमारे माननीय मंत्री जी श्री श्रीपाद नायक जी को मैं आमंत्रित करता हूं और एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से आप उनका स्वागत करें। धन्यवाद। पूजनीय परम श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, 3.5-4 साल पहले मैं यहाँ योग शिविर में आया था। बाबा जी का आशीर्वाद लिया था और इसमें से योग की रुचि मन में निर्माण हुई। गोवा में जब भी बाबा जी आते थे योग शिविर के लिए, वहां भी उपस्थित रहने का मौका मिला और आज परमेश्वर की असीम कृपा से और बाबा जी के आशीर्वाद से आज योग का और आयुर्वेद का मंत्री बन के आपके सामने खड़ा रहने का भाग्य मुझे मिला है। आध्यात्मिक तरह से योग, आयुर्वेद भारत की पहचान है, हम सबकी पहचान है। ऋषि मुनियों द्वारा हमें ये सब आसानी से प्राप्त हुआ है। जैसा श्रद्धेय बालकृष्ण महाराज जी ने कहा कि हमारा देश ऐसा एक देश था कि कहते थे वहां भारत को सोने की चिड़िया कहलाते थे। यहां सब कुछ सीखने के लिए बाकी राष्ट्रों से यहां लोग आते थे, बहुत कुछ सीखते थे। भगवान की इस पावन भूमि में सब कुछ था, लेकिन हमारी छोटी सी गलती के कारण हम पारतंत्र में चले गए। हम संगठित नहीं थे। और इस पारतंत्र ने हमारा सब कुछ छीना, सब कुछ लूटा, हमारे देश को बर्बाद किया। उतना ही नहीं, जिस संस्कृति से हम पले, जिसके आधार पर एक अच्छे नागरिक बनने की जो ताकत थी, वो हमारी मंदिर मूर्तियां तोड़ी दी गई। और आध्यात्म जैसा, योग जैसा, आयुर्वेद जैसा हमारे एक शक्ति का स्तोत्र था, वो स्तोत्र यहां से गायब करने का, यहां से दबाने का भी प्रयास उस वक्त में हुए। अनेक संत यहां हो गए इस देश में, उन्होंने बहुत भारत को जगाने का काम किया। आज जैसे रामदेव बाबा जी कर रहे हैं। परम श्रद्धेय रामदेव बाबा जी ने बहुत सालों से पहले योग और आयुर्वेद का, जैसे श्रद्धेय बालकृष्ण जी ने कहा कि ये ध्यान में रखें कि भारत की संस्कृति, हमारी पहचान जो है, इसके बारे में बहुत सालों से काम किया और आज इसी के आधार पर आगे चल के ये जो हमारी जो पहचान है, उस पहचान को हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में इस आध्यात्म, आयुर्वेद और वेद को फैलाकर फिर एक बार इस भारत माता को उसी स्थान पर बिठाने के लिए जो कुछ काम हो रहा है, वो काम सराहनीय है। और मैं इसके लिए बाबा जी का निश्चित तौर से मैं उनको अभिवादन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि दूरदृष्टि से जो कुछ काम इस पतंजलि योग का शुरू किया,
उसमें ये सब कुछ समा हुआ है। मित्रों, इन्होंने आध्यात्म की नहीं बल्कि आयुर्वेदा की और योगा की पहचान दिखाई दी है। और मैं ये भी चाहता हूं कि इस पतंजलि योगपीठ एक ऐसा विश्वविद्यालय बने कि पूरे 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 देश को या पूरे वर्ल्ड को यहां से जो कुछ हमें इसमें पाना है वो पाने की ताकत निर्माण हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर दे दी है और मुझे विश्वास है बाबा जी के आशीर्वाद से, अब आप लोगों की सहकार्य से ये जो जगन्नाथ का रथ में उसे बोलते हैं, हजारों लोग उसे जब हाथ लगाते इतना बड़ा रथ ऐसे ही चला जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से ये रथ हम खींचने में कामयाब होंगे, ये मैं मानता हूं। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 21 जून ये इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर, योगा दिवस के तौर पर मनाने की हम सबको एक आज्ञा दी है। दुनिया के 138 देश उन्होंने मान्यता दी है, इन्हों में यह डे के बारे में सब चल रहा है। मेरे विश्वास है कि ये भी इन्हों का अप्रूवल निश्चित तौर से मिलेगा और एक बढ़िया से बड़ा कार्यक्रम इस देश में हम करेंगे। भारत स्वाभिमान के सभी कार्यकर्ताओं ने जैसे मुझे हर बार, मैं 4 बार गोवा में संसदीय क्षेत्र से चुन के आया हूं और ये सब लोग मेरे पीछे थे और इसी के वास्ते आज हमारी सरकार यहां है। मुझे इसकी निरंतर मेरे ध्यान में यह सब कुछ रहेगा और इसीलिए इस योग को, आयुर्वेदा को आगे ले जाने में के सबके ओर से सहायता और सहकार निश्चित तौर से मिलेगा। यहां जैसा मेरे गोवा में इस आयुर्वेद का काम और बढ़ाने के लिए या पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस काम को हमें लेके जाना है और इसलिए हर गांव में योगा और आयुर्वेदा की सुविधा उत्पन्न करने का काम हमारे जिम्मे जो दिया हुआ है वो काम निश्चित तौर से हमें पूरा करना है और जो सहयोग हमारी ओर से जो लगेगा वो पूरा सहयोग पतंजलि योग आश्रम को हमारी ओर से मिलेगा, यही मैं आश्वासन देता हूं। श्रद्धेय बाबा जी ने 2 विषय पहले से ही उठाए थे। एक, स्वास्थ्य के लिए योगा का प्रसार परम पूज्य बाबा जी कर रहे हैं और इसकी विश्व में चर्चा हुई है। दूसरा विषय था काला धन, यही एक बाबा जी का प्रमुख विषय था। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, ये दोनों विषय पर हमारी सरकार आगे जा रही है। जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा और हर एक आदमी आर्थिक रूप से स्थिर स्थावर होगा तभी उसके कुटुंब की यानी देश का विकास हो, इसी से ही हो जाएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्लीन इंडिया स्वच्छता मुहिम शुरू की है। उसी तरह योग और आयुर्वेद के जरिए जैसा हम स्वच्छ भारत स्वच्छता के जरिए करेंगे, जैसे योग और आयुर्वेद से स्वस्थ भारत
और बलशाली भारत करने का जो सपना है वो पूरा करने के लिए मैं फिर एक बार श्रद्धेय बाबा जी से आशीर्वाद चाहता हूं। वो करने की ताकत हम सबको दे और इस देश को जैसे आगे ले जाने में फिर एक बार आशीर्वाद दे। यही मैं बाबा जी से प्रार्थना करता हूं। हम सब मिलके बाबा जी के नेतृत्व में, बाबा जी के आशीर्वाद से भारत देश को फिर उसके स्थान पर लेके जाने के लिए प्रयास करेंगे, अपना योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ श्रद्धेय बाबा जी का, श्रद्धेय बालकृष्ण जी का आभार व्यक्त करता हूं और मेरे भाषण को विराम देता हूं। भारत माता की जय। बोले भारत माता की। तो आज एक तरफ जैसे श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी ने कहा, राष्ट्र के नायक, और दूसरी तरफ हमारे श्रीपाद नायक, दो नायक मिले हुए, तो अब तो योग आयुर्वेद का उद्धार होना ही है। और यूं तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सारे ही मंत्रालय प्रशस्त कार्य करें, आदर्श कार्य करें, जिससे कि देश की करोड़ों लोगों की जो आशाएं, उम्मीदें, अपेक्षाएं हैं वो पूरी हों। लेकिन इसमें जो हमारे अभियान के साथ में बहुत गहरे जुड़े हुए जो विषय हैं वो हैं योग के, आयुर्वेद के, स्वदेशी के, ग्रामोत्थान के, अंतिम व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाने के। तो इसमें जो स्वदेशी वाला विषय है, जिससे कि सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, ग्रामोद्योग, इनके द्वारा ग्रामीण लोगों के जीवन में समृद्धि लाने का जो पुरुषार्थ है, उसके लिए आदरणीय श्री कलराज मिश्र जी और आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी, ये भी श्रद्धेय आचार्य श्री के साथ इस अभियान में बहुत प्रामाणिकता से लगे हुए हैं और वह काम भी बहुत बड़े रूप में होगा। स्वदेशी का अभियान बहुत बड़े रूप में आगे बढ़ेगा। ऐसे ही आज हम जिस योग और आयुर्वेद की चर्चा कर रहे हैं, इसके साथ जुड़ी हुई अपनी संस्कृति, इसके साथ जुड़ा हुआ अपना अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, इंटरनेशनल टूरिज्म, और उस टूरिज्म में भी योग एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आदरणीय महेश शर्मा जी, वो भी अभी मुझसे श्रद्धेय आचार्य श्री से 2 दिन पहले मिले, और आदरणीय श्री कलराज मिश्र जी और गिरिराज सिंह जी भी मिले, और उन सब ने भी प्रतिबद्धता इस बात के लिए जताई है। और महेश शर्मा जी ने भी कहा, स्वामी जी, अभी तक संस्कृति मंत्रालय को, पर्यटन मंत्रालय को लोग हल्के में लेते थे, और इसके साथ उड्डयन मंत्री भी हैं वो स्वतंत्र प्रभार, क्योंकि टूरिस्ट आएंगे तो पूरे विश्व से ही तो आएंगे। तो अब संस्कृति मंत्रालय में, टूरिज्म मंत्रालय में, उड्डयन मंत्रालय के साथ साथ आयुष मंत्रालय, ये कनेक्टिविटी होगी, और मुझे लगता है हिंदुस्तान के इतिहास में एक अभूतपूर्व कार्य होगा। परस्पर समन्वय से एक बहुत अच्छा वातावरण बनेगा, क्योंकि एक दूसरे की पूरकता में है ये कार्य, और उससे स्वास्थ्य का, समृद्धि का एक नया दौर शुरू होगा। और जैसे श्रद्धेय आचार्य श्री ने बताया, उसकी कई पहलुओं को, यदि योग और आयुर्वेद को हम ठीक से लेकर के आगे बढ़ें और उसके चरम पर हम लेकर के जाएं, तो आज देश की जितनी जीडीपी है उतना हम योग और आयुर्वेद का विकास करके पूरी दुनिया को स्वास्थ्य प्रदान करके पूरी दुनिया को देंगे हम स्वास्थ्य, और भारत की बढ़ेगी समृद्धि। जितनी जीडीपी उतनी जीडीपी तो हम उसी से अचीव कर सकते हैं।